हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और अब तक हमने हमारे सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट वीडियोस, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ देख लिया है। एंड अब फुली कॉन्फिडेंट है हम हमारे मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आपने अब तक हमारे मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लिया होगा, तो हम हाजिर हैं उसके सॉल्यूशन के साथ में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को जो आपने सॉल्व किया है, और इसके बाद आप कंपेयर कर पाएंगे अपने आंसर्स को, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएंगे एंड सिक्योर कर पाएंगे एक अच्छे मार्क्स अपने एग्जामिनेशंस में। तो जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्रोवाइड करता है भाई मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर, एक पूरी सीरीज जो कि क्लास 6 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। मतलब अगर हम पहले ही मेन एग्जाम में अपीयर होने से पहले ही अगर अपने आप को चेक कर लें एमबी टेस्ट पेपर के जरिए, तो इससे सिक्योर हो जाता है कि हमारे चैप्टर्स कितने अच्छे से बनते हैं, कितना कॉन्फिडेंट है, कितने अच्छे मार्क्स हमारे आने वाले पेपर में। तो चलिए भाई देख लिया जरा चैप्टर जो 8 है, जो गति मोशन चैप्टर, उसके मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी टेस्ट पेपर सॉल्यूशन को। तो यहां पर हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था वो ये था भाई कि गाड़ियों में लगा यंत्र जो तय की गई दूरी का मान बतलाती है, क्या कहलाता है। हमने देखा है कि जो व्हीकल्स होती है, चाहे वो बाइक हो या फिर वो कार हो, ठीक है, उसमें एक ऐसा मीटर लगा होता है जिसके जरिए वो गाड़ी कितनी दूरी तय करती है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमको देता रहता है। उस मीटर को हम क्या कहते हैं? जनरली कहते हैं ना कि भाई मीटर शो कर रहा है कि कितने किलोमीटर आए, जिसमें अभी के टाइम पे तो हम ट्रिप भी सेट कर सकते हैं। उसको कहते क्या है? क्या वो स्पीडोमीटर है, क्या वो लेक्टोमीटर है, या अल्टीमीटर है, या ओडोमीटर? तो भाई उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। जो गाड़ियों में लगा होता है वो होता है भाई ओडोमीटर। ओडोमीटर के जरिए हम समझ पाते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है। तो तय की गई दूरी का जो मान बतलाता है उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे त्वरण का मात्रक क्या है। तो भाई जैसा कि हमें पता है त्वरण बेसिकली क्या है, तो त्वरण जो है ये होता है हमारा वेग परिवर्तन की दर, मतलब वेग बटा समय। अब भाई यहां पर भी मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूं तो ये वेग इटसेल्फ क्या है, तो ये होता है हमारा विस्थापन बटा में समय। अच्छा, अपॉन में एक और यहां पे समय दिख ही रहा है। अल्टीमेटली ये क्या बन जाता है भाई, तो ये बन जाता है हमारा विस्थापन बटा में समय का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ समय, स्क्वायर ऑफ टाइम। अब विस्थापन जो होती है, ये विस्थापन को मेजर करते हैं हम मीटर में, और समय है तो इसको मेजर करते हैं हम सेकेंड में, तो स्क्वायर ऑफ सेकेंड। दैट मीन्स व्हाट, एक्सीलरेशन की जो यूनिट हो गई वो हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्टली भी आती है तो भाई वेग की, जैसा कि हमको पता है मीटर पर सेकेंड, एंड ये टाइम का सेकेंड, तो सेकेंड अपॉन सेकेंड दैट इज सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा भाई, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड जो है ये वेग का मात्रक है। मीटर सेकेंड तो किसी की यूनिट है ही नहीं यहां पर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखे या मीटर सेकेंड माइनस ऑफ 2। मतलब क्या, ये अपॉन में चीजें, जो बटे में चीजें होती है, जो अगर ऊपर जाएंगी तो क्या होता है भाई, उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो मतलब इसको अगर मैं देखूं तो ये जो लिखा हुआ है ये अल्टीमेटली लिखा हुआ मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड माइनस में स्क्वायर लिखा होने का मतलब होता है जब ये ऊपर जाए। ठीक है, तो मतलब ग ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, ग हमारा बिल्कुल सही आंसर है, चेक कर लीजिए। तो भाई आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में हमारे से डिस्कस किया गया है, किसी कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। तो इसका वेग किलोमीटर प्रति घंटे से अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हमने पाया है एक इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, जिससे आपने इसको जरूर सॉल्व किया होगा क्योंकि हमने इसको पहले ही डिस्कस करा हुआ है, बट स्टिल मैं दोबारा से इसको आपको बताऊं तो 36,000, ठीक है, अपॉन में, अच्छा इसको एक काम करता हूं मैं, 36 गुणे 1000 लिख लेता हूं, डायरेक्ट नहीं लिखता। 36 किलोमीटर पर आवर है ना,
तो किलोमीटर से ये चेंज हो गया मीटर में, क्योंकि 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में प्रति घंटा। तो मतलब सेकेंड्स में चेंज करूं घंटे को तो 60 मिनट गुणे 60 सेकेंड। 1 घंटे की अगर हम बात करते हैं, यहां पर क्या लिखा है भाई, यहां पर लिखा है 36 किलोमीटर अपॉन में आर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के 1000, आर को सेकेंड्स में चेंज करना है तो 3600 सेकेंड होता है 1 घंटे में। तो 60 इंटू 60, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। ये फाइनली अगर मैं इसको और कैंसिल आउट करूं तो ये देखिए 6 6 जा 36, खत्म। कितना बच गया भाई, तो ये बच गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बचा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में ये चेंज हो गया। आंसर क। अच्छा, दूसरा जो शॉर्टकट था वो क्या था भाई, तो दूसरा जो शॉर्टकट था उसके लिए हम एक काम करते हैं, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में चलना है तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1000 अपॉन में 60 इंटू 60। ये दोनों जीरो को कैंसिल कर दीजिए। अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो ये 5 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, तो ये हो जाता है 5 अपॉन 18। अगर किसी भी चीज को किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में लेकर के जाना है तो इसको 5 अपॉन 18 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, एंड अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड में आना है तो इसको कर दीजिए 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई। अल्टीमेटली 5 अपॉन 18 से डिवाइड कर दीजिए, या उसका विपरीत ऐसा कह सकते हो ना, 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप एक छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में चले जाएंगे। और बड़े से छोटे यूनिट में आने के लिए क्या किया आपने, 5 अपॉन 18 का किया था मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए ना, अगर मैं यहां पे लिखूं 36 के लिए, किलोमीटर था ना, मीटर पर सेकेंड में मतलब 5/18 से गुणा, 5/18, 18 से 2 बार में 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये याद है तो मेरे हिसाब से आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, एंड आपने इस आंसर को टिक जरूर किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या होगी। ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन होता है जब एक समान वृत्तीय गति की हम बात करते हैं। देखिए, अगर कोई पिंड ऐसे वृत्ताकार पथ पे गमन कर रहा है तो इस वृत्ताकार पथ पे गमन कर रहे पिंड के लिए, ठीक है ना, हर समय कहते हैं कि एक समान वेग से अगर चल रहा है, तो भाई एक समान वेग से चल रहा है तो हमारे दिमाग में तो यह आता है कि अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, मतलब त्वरण हो ही नहीं रहा होगा। देखिए एक बात समझिए, त्वरण जो होता है ये वेग परिवर्तन की दर होती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर कहीं पे कहा जाए कि अगर वो एक समान वेग से चल रही है तो एक समान वेग का क्या मतलब होता है, जनरली हमारे दिमाग में जो आता है वो ये आता है कि भाई v इज इक्वल्स टू यू, प्रारंभिक वेग बराबर अंतिम वेग। अगर ये दोनों वेग समान हो गए तो यहां पे त्वरण का जो मान आएगा वो कैसा आ जाएगा भाई, 0। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो रही है, अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रही। किंतु जब हम एक समान वृत्तीय गति की बात करते हैं तब ऐसा संभव है कि इसका वेग, मैं ऐसा लिख देता हूं, इसका मतलब यह होता है कि वेग जो है इसका जो संख्यात्मक मान होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, वेग का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब क्या भाई, संख्यात्मक मान जो होगा, यह संख्यात्मक मान तो जरूर प्रारंभिक और अंतिम समान हो सकता है। संख्यात्मक मान जो प्रारंभिक और अंतिम है वो समान हो सकता है, किंतु ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ना, तो वृत्ताकार पाथ पर वृत्तीय गति के समय इसी चीज के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसकी दिशा जो है ये हमेशा असमान होती है। मतलब मैग्नीट्यूड ये कैसा हो जाएगा, संख्यात्मक मान हमेशा समान होगा, किंतु जो हमारी दिशा होगी वो असमान होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ना, यहां पर अगर ये वृत्तीय गति कर रहा है इस केंद्र के परितः तो इसके ऊपर 2 डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो अपन खींच रहे इसको अपनी तरफ, लेकिन इसका वेग जो है, इसके अगर टेंजेंट की बात करें, ये स्पर्श रेखा है इस बिंदु पर, ये एक स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा जो है ये रेखा बता रही है कि इस दिशा में क्या हो रहा है भाई, वेग हो रहा है। वेग करने की ये रही दिशा।
संख्यात्मक मान की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, हां संख्यात्मक मान बिल्कुल सेम है हर बिंदु पर। वहां पर भी अगर ये वस्तु यहां पर भी पहुंच गई तो यहां पर भी इस पे जो टेंजेंट है वो सेम, मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसका जो संख्यात्मक मान है वेग का वो सेम है। यहां पर मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन आप एक बात तो समझिए, इस जगह पे दिशा ये थी, अगर यहां पे मैं बनाता हूं तो यहां पर दिशा इधर होगी, अगर मैं यहां पर बनाता हूं तो यहां पर भी देखिए सभी बिंदुओं पर आपको प्रतीत होगा कि भाई जो वेग है वो अलग अलग दिशाओं में जा रही है। तो भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं ना जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही मायने रखता है। अगर यहां पे इसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, संख्यात्मक मान तो सेम हो गया, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो वेग की जो दिशा है वो अगर लगातार बदल रही है, इसका मतलब क्या है? वेग परिवर्तित हो रहा है। वेग परिवर्तित हो रहा है मतलब यहां पर त्वरण होगा, यहां पर त्वरण होगा भाई। और किधर की तरफ त्वरण है? तो देखिए ये तो इसकी वेग की दिशा होगी, तो ये जितनी भी चीजें ये देख रही हैं केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ मतलब क्या? जो त्रिज्या के अनुदिश हैं ये सब किसको बता रही है? त्वरण को। इसी के कारण यहां पर त्वरण हो रहा है, तो मतलब त्वरण है वो किधर की तरफ है भाई? केंद्र की तरफ। तो देखिए आंसर, त्वरण की दिशा क्या होगी? त्वरण की दिशा क्या होगी? क्या ये स्पर्श रेखा? नहीं, ये स्पर्श रेखा मैंने आपको बताया ये वेग की दिशा है, त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर। ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। किसी भी दिशा भाई, किसी भी दिशा में होगी तो वृत्तीय गति कहां से करेगा? एक इधर चले और अगला वाला मान लीजिए यहां पर जो पार्ट हो वो इधर चलना शुरू कर दे या इधर चलना शुरू कर दे, तो ये वृत्तीय गति होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब किसी भी दिशा जैसा कोई लाइन ही नहीं है। वृत्त से बाहर की दिशा में, ये अगला एक पॉइंट ये है कि ऐसा वृत्त से बाहर की दिशा में नहीं भाई, वृत्त की ओर, वृत्त से बाहर दिशा में नहीं, मतलब केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। त्रिज्या के अनुदिश कहने का मतलब होता है ये सभी स्ट्रेट जितनी भी ये लाइनें खींची गई हैं ये सब के सब क्या है? त्रिज्या ही तो है। केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है वो त्रिज्या ही अल्टीमेटली। ठीक है, तो आंसर जो हमारा ख है वो बिल्कुल सही है। एंड आपको इसका रीजन भी पता चल गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आमतौर पे जब नहीं समझ में आता है तो आप कोई सा भी टिक भी कर देते हैं। ठीक है, कई बार को लकीली वो सही भी हो जाता है, लेकिन हमें उसका सही आंसर जानना बहुत जरूरी है, उसके पीछे के पूरे लॉजिक्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक, अगला है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब यहां पर बात कर रहे हैं हमसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम मतलब वेग समय ग्राफ। तो इसमें कह रहे हैं वेग समय जो ग्राफ है उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक। देखिए उस भौतिक राशि की बात नहीं कर रहे, पूछ रहे हैं कि जिस भौतिक राशि को वो निरूपित करता है उसका मात्रक। तो हमने आपको सिखाया भाई कि क्षेत्रफल जब भी निकालना होता है आप एक्स एक्सिस पे रखिए जो भी वैल्यूज गिवन है। तो यहां पर मुझे पता है समय एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, एंड हर बार इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहां होता है? वह एक्स अक्ष पे होता है। समय एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी पर निर्भर नहीं करता, वह एक्स एक्सिस पे है। जो वेग है वो वाई एक्सिस पे है। कैसा भी ग्राफ बना लीजिए जैसी आपकी मर्जी, हमने एक ऐसा ग्राफ बना लिया। अब ये ग्राफ क्या इसका जो एरिया जो कवर करेगा, देख कह रहे हैं ना क्षेत्रफल, तो मैंने यहां पर एक पॉइंट मार्क करके इसको पैक कर दिया। तो हमसे ये पूछा जाना है यहां पर कि इसने जो एरिया कवर किया है, एरिया कवर किया मतलब ये पूरा जो एरिया ये जो कवर हुआ है, ये जो ट्रायंगल जैसा जो फेस हमें दिख रहा है, ये किस चीज को निरूपित कर रहा है? ये हमारी ग्राफ थी। तो ये जो ट्रायंगल है इसको अगर आप निकालेंगे तो भाई हमेशा ही क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई, हाफ ऑफ आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, आधार हाफ को तो छोड़िए, ये तो हमारे एक नंबर को मतलब संख्यात्मक मान को चेंज करेगा। इसकी मात्रक की सिर्फ बात करूं तो आधार किस चीज का मात्रक है भैया? आधार है समय। और अगर ऊंचाई की बात करें तो ये क्या है? ये वेग है। ये ऊंचाई किसको बताएगा? वेग को। तो समय इंटू वेग। अच्छा, अगर इसकी यूनिट लिखे, ये हाफ को छोड़ता हूं क्योंकि इस नंबर को करेगा हाफ। समय की यूनिट क्या हो जाएगी भाई? तो सेकंड। वेलोसिटी की क्या होती है भाई? तो मीटर प्रति सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, क्या बचा? मीटर। अल्टीमेटली ये जो बता रहा है, ये इस जगह पे हमेशा ये ग्राफ जो बता रही है, ये बता रही है किसको? ये बता रही है दूरी को, या कहूं तो विस्थापन को। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई? दूरी की जो यूनिट होती है वो होती है
मीटर, यानी ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है यहां से, ख बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 4 कार ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रहे हैं, इनके दूरी समय ग्राफ चित्र दर्शाए गए। ठीक है, सही कथन की पुष्टि करनी, ये रहे ग्राफ। ठीक है, देखिए ऐसे ग्राफ्स में एक सिंपल सी चीज होती है भाई, क्या करते हैं हम कि हमें सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। कैसा? एक यहां से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गई वर्टिकल लाइन ड्रॉ। अब इससे क्या साबित होता है? तो इससे ये हो गया कि समय नियत हो गया सभी के लिए। टाइम की जो वैल्यू है कैसी हो गई? T1 मान लीजिए सभी के लिए नियत हो गई। अब इसी क्षण पे अगर मैं दूरियों को कैलकुलेट करूं तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं मैं B वाले फैक्टर के लिए, तो मैं इसके लिए लिखता हूं कि भाई जो दूरी तय की गई है वो D से लिख लेता हूं, DB लिख लेता हूं। इस बिंदु से जो आएगी वो क्या होगी भाई? यहां से जो आएगी वो DA है, यहां से जो चीजें चल करके आएगी वो क्या हो जाएगी? तो ये D है, और ये जो चल के आ रही है ये क्या है? ये DC है। अगर मैं ऐसे नंबरिंग कर दूं इन जनरल तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि DB जो है वो सबसे छोटा, इसके बाद DA, फिर उसके बाद DD, इसके बाद DC। मतलब सेम समय अंतराल में चली गई दूरियां कुछ इस प्रकार हैं कि जो B कार है उसकी दूरी कम है, फिर इसके बाद A वाली कार चली, फिर इसके बाद D वाली, और C सबसे ज्यादा चली है, देखिए सबसे ऊपर है। दूसरा एक और तरीका होता है, जिसका जिधर झुकाव होगा उसकी वैल्यू ज्यादा वेरिएट होगी और जिधर कम झुकाव होगा उसकी वैल्यू कम वेरिएट होगी। मतलब B को देखिए समय के तरफ ज्यादा झुका हुआ है ना, तो बहुत सारा समय में बदलाव करेंगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा दूरी में। C को देखिए, ये इसका झुकाव जो है वो दूरी की तरफ ज्यादा है, तो थोड़ा सा भी टाइम में चेंज करेंगे तो दूरी में बहुत सारा चेंजेस दिखेगा। मतलब जिधर झुकाव ज्यादा उधर चेंजेस ज्यादा देखने को मिलती है। या फिर एक सबसे अच्छा तरीका यह कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके लिए हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप प्लॉट कर दीजिए अपने दूसरे एक्सिस पे, जैसे कि वाई एक्सिस पे हमारा दूरी था उसके लिए, तो हमें दूरी के बीच में रिलेशन मिल गया। आइए चलिए हम जरा पढ़ें। तो कार A की जो चाल कार D से अधिक है, कार A की जो चाल है वो कार D से कैसी है भाई? कार A की चाल कार D से अधिक है। तो ये तो नहीं दिख रही है वो कम चल रहा, कम। देखिए चाल के भी अगर मैं बात करूं तो समय सबके लिए सेम हो गया, ठीक है ना। एक और मैं बात कर लेता हूं, समय सबके लिए सेम हो गया। चाल बराबर क्या होता है? मैं नीचे लिखता हूं, चाल बराबर क्या होता है भाई? तो ये होता है हमारा दूरी बटा समय। अब समय सब में क्या रख दिया मैंने? कांस्टेंट, एक समान। तो चाल जो है अब क्या लिख सकता हूं मैं? समानुपाती दूरी। कब? चूंकि समय जो है ये कैसी हो चुकी है भाई? ये नियत हो चुकी है, कांस्टेंट। जब इसको नियत कर दूंगा तो चाल दूरी के समानुपाती है। मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई कि अगर वेलोसिटी B की लिखें तो ये सबसे कम, फिर वेलोसिटी A, फिर वेलोसिटी D, फिर वेलोसिटी C। सबसे ज्यादा वेग किसका है? सबसे ज्यादा वेग C का है, तभी तो उतने ही समय में ज्यादा दूरी चल गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन को, कार A की चाल कार D की चाल से अधिक है। नहीं भैया, A की चाल D से कम है, ये देखिए यहां रिलेशन दिख रही है, गलत। कार B सबसे धीमी है, ये देखिए B सबसे छोटा दिख रहा है। ये जो दिख रहा है साइन, ये क्या है? सबसे छोटा ही है, फिर ये बड़ा और ये सबसे बड़ा, तो मतलब B तो बिल्कुल सही लग रहा है। और ऑप्शन देख लेते हैं, कार D की चाल कार C से अधिक है, D की चाल C से अधिक है। नहीं भाई, D कम है C से, C सबसे अधिक है। कार C सबसे धीमी है, नहीं, कार C सबसे तेज है। मतलब आपको आंसर मिल गया कौन सा भाई? ख इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन पेपर में यानी जो हमारे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनके मोड सभी के समय पे ऐसे हैं कि आपको एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सभी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर है, बहुत ही छोटे ज्यादा क्वेश्चंस, ये भी लगभग 1 मार्क के ही कवर होते हैं। ठीक है, जैसे एमसीक्यूज लगभग 1 मार्क का कवर होता है हर जगह ही। ठीक है, आई थिंक बहुत रेयर चांस होता है कि हाफ मार्क्स के दिए जाए, बट स्टिल स्कूल एग्जामिनेशन आपके स्कूल के अकॉर्डिंगली वेरिएट होते हैं। हमें अपने क्वेश्चन के प्रैक्टिस से ज्यादा मतलब है, क्योंकि कैसे भी नंबर दिए जाएं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, हमें उसे समझने और सीखने से मतलब है। आइए क्वेश्चन 7 की बात करूं तो विस्थापन को परिभाषित कीजिए। क्या यह एक सदिश राशि या एक अदिश राशि?
तो भाई जब हम विस्थापन को बात करें तो विस्थापन क्या होता है भाई, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ये किसके बीच में है, दो बिंदुओं के बीच की, ठीक है, और ये एक सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन में दिशा इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो देखिए किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, और ये एक सदिश राशि है। ऐसा कुछ ए, यहां पर अगर मैं कह लेता हूं बी, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसी को कहते हैं विस्थापन। किंतु अगर यहां पर ए बिंदु यहां पर है और बी बिंदु यहां पर है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी। और मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा था, एक सी बिंदु है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटाता हूं। एक व्यक्ति है, नंबरिंग में चेंज करता हूं, ये बी कह देता हूं मैं सी। एक व्यक्ति ए से बी गया, बी से सी गया, तो यहां पर विस्थापन क्या होता है भाई, तो ये जो मेरा ए सी है ये हमारा विस्थापन होगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में, फाइनल सी पॉइंट जो है ये फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पोजीशन है, और ये जो है ये कैसा है भाई, तो ये इनिशियल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम कहते हैं क्या, विस्थापन। और इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर AC को लिख रहे हैं पॉजिटिव तो CA जो होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अर्थात ये सदिश राशि है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में कह रहे वृत्तीय गति क्या है, क्या वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, तो इसको समझेंगे भाई। वृत्तीय गति, जैसे अभी हमारे पास MCQ में भी एक क्वेश्चन आया था, वृत्तीय गति जो होती है वहां पर मैं फिर से दोहराऊं तो जो उसका संख्यात्मक मान है वो तो सेम हो सकता है, किंतु वृत्तीय गति करता हुआ पिंड उसकी डायरेक्शन कभी सेम नहीं होगी। डायरेक्शन उसकी हर क्षण बदल रही है, इसीलिए वो वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये एक वृत्तीय पथ है जिसमें हमारे पास एक पिंड है जो वृत्तीय गति कर रहा है, तो अगर ये इधर निकल रहा है तो इसके केंद्र की तरफ ये क्या हो रहा होगा, त्वरित हो रहा होगा। अगर इसकी गति करता हुआ जब इस पोजीशन पे आएगा तो केंद्र की तरफ त्वरण है, और वेग ये है, ये वेग है, ये वेग है। अगर वो ऐसा गति करते हुए यहां पहुंच चुका है तो ये वेग है और ये त्वरण की दिशा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल ऐसा परपेंडिकुलरली ये जो चल रहे हैं ऐसे ही होते जाएंगे, किसी भी बिंदु पे आप चाहे तो यहां बना लीजिए। इस जगह पर भी जब मैं बात करूंगा तो ये इसकी क्या है, वेग की डायरेक्शन है, और केंद्र की तरफ में ये क्या कर रहा है, तो केंद्र की तरफ में त्वरित हो रहा है। संख्यात्मक मान इस सभी वेलोसिटीज का, मतलब v ये जो v लिखे हुए हैं, इन सबका संख्यात्मक मान समान हो सकता है क्योंकि एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, किंतु दिशा हर जगह बदल रही है, क्योंकि वेग जो होता है ये होता है विस्थापन बटा समय। अब चूंकि अभी जस्ट पिछले आंसर में हमने देखा विस्थापन कैसी क्वांटिटी है भाई, तो ये हमारी एक सदिश इकाई है, ये हमारी एक सदिश इकाई है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये सदिश है तो विस्थापन सदिश होगी, वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो इसके कारण ये हमेशा क्या हो रही होती है, वेरिएट हो रही होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये त्वरित हो रही है। तो देखिए सर्कुलर मोशन, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहला रही है। देखिए ये एक समान वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है क्योंकि उसमें दिशा सदैव बदल रही है। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दिशा सदैव बदल रही है। जैसे कि घड़ी की सुई की नोक, जो घड़ी की जो सुई होती है उसकी नोक की अगर गति की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना भाई। डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये हमारा त्वरित गति है। अदरवाइज सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना तो ये त्वरित नहीं है क्योंकि एक समान रूप से चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन जो हमारा कह रहे हैं, गति का पहला समीकरण का गणितीय रूप से व्युत्पन्न करें। ठीक है, हमारे पास में यहां पर एक डायग्राम भी गिवन है। जो हमारा गिवन क्या होता है भाई, ये हमारा एक ग्राफ है। हमारे पास दो मेथड होते हैं, जैसा कि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो मैथमेटिकल मेथड पूछा गया था, इसका ग्राफिकल मेथड भी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए ये रखा हुआ है। तो चलिए हम जरा इसका आंसर करते हैं सिंपली। तो इसका आंसर करते समय हमें पता है कि जब हमें फर्स्ट इक्वेशन की बात करनी होती है तब हम लिखते हैं त्वरण। तो त्वरण क्या होता है भाई, तो ये होता है हमारा वेग परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन बटा में समय। अब मान लेते हैं यहां पर कि कोई पिंड है जिसका
u प्रारंभिक वेग है, u क्या है इसका प्रारंभिक वेग, v इसका जो है यह है हमारा अंतिम वेग, और u से v अंतिम वेग प्राप्त करने में लिया गया समय उसका क्या है t है। तो इसके कारण उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसको हम a से प्रदर्शित करेंगे। भाई u एक प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, मतलब वेग में परिवर्तन हो गया और समय के सापेक्ष तो त्वरण होगा। तो त्वरण बराबर क्या हो गया भाई, वेग परिवर्तन बटा में समय। तो इसको लिखिए क्या है ये a, और वेग में परिवर्तन क्या होता है, तो ये होता है हमारा हमेशा ही अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। अगर इसको फॉर्मुलेट करूं तो a इक्वल्स टू अंतिम वेग मतलब v माइनस u अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाता है क्या, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। अगर v को इधर रखे तो ये u राइट हैंड साइड पे जाकर के बना देगा u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है मैथमेटिकल मेथड से, आसान था, बहुत ही सिंपली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम थोड़ी सी बस डिस्कस कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये हमारे अभी आंसर का पार्ट नहीं है, बट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये आपको याद रह जाए। ठीक है, तो भाई यहां पर अगर हमसे डिस्कस किया जाए तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है त्वरण। और किसी भी ग्राफ से जब त्वरण निकाल रहे हैं तो एक बात समझिए कि कोई भी ग्राफ सिर्फ त्वरण निकालने के लिए नहीं, किसी और भी जगह पे बात करते हैं तो किसी भी ग्राफ से दो वैल्यू निकाली जाती है, एक निकाला जाता है उसका ढाल और एक निकाला जाता है उससे क्षेत्रफल। तो यहां पर अगर मैं ढाल निकालता हूं तो ढाल निकालने के लिए हमेशा के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा, सिर्फ यहीं के लिए नहीं, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस ये कर दीजिए, मतलब y अक्ष पे जो वैल्यू है उसको रखिए अपॉन में x अक्ष पे जो वैल्यू है उसको रखिए, आपको हमेशा ढाल मिलेगा। तो यहां पर अगर ढाल निकालता हूं तो y एक्सिस पे क्या रखा हुआ है भाई, तो y एक्सिस पे रखी हुई है वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या रखा भाई टाइम। तो इससे जो मेरे को वैल्यू मिलने वाली वो क्या मिलेगी, एक्सीलरेशन। कैसे, तो देखिए a इक्वल्स टू, मैं किसी भी जगह पे, जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूं, ये a बिंदु और ये b बिंदु, इस पे अगर मैं बात करता हूं, ठीक है ना, तो इसका अगर मुझे ढाल निकालना है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालते समय क्या होगा भाई, तो देखिए यहां से AB के लिए ये यहां से यहां तक की दूरी V है और ये इतनी सी जो दूरी है ये क्या है, ये U है। तो भाई ढाल का जो फॉर्म होता है जैसा कि लिखा है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो इसमें जब हम इसको निकालेंगे तो ये, चलिए मैं एक काम करता हूं, एक और नेमिंग करता हूं, त्रिभुज ABC में। अब इसमें अगर मैं ढाल लिखूं तो ढाल बराबर हो जाएगा क्या भाई, तो ढाल बराबर हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ABC सिर्फ, अच्छा ABD, सॉरी ABD में, ABD में ये D पॉइंट है, C नहीं, पूरा नहीं ले रहा हूं, बस इतना सा ले रहा हूं। इसमें अगर मुझे निकालना है क्या भाई, ढाल AB मुझे अगर निकालना है तो यहां पर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, तो मैं यहां पर लिखता हूं BD परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AD, BD अपॉन AD। अब BD की वैल्यू देखिए, ये पूरी वैल्यू V है और इतनी सी वैल्यू U है, तो ये जो BD वाला डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा V माइनस U। ये पूरे V में से इतना सा U माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, V माइनस U। तो भाई इसको लिख लूंगा मैं क्या, V माइनस U अपॉन AD क्या है भाई, AD टाइम है अपॉन में T। तो ये ढाल किस बात को बता रहा है, मैंने कहा था ये ढाल A बता रहा है, एक्सीलरेशन। तो ये फाइनली क्या निकल गया, A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, V माइनस U इज इक्वल्स टू AT। V इक्वल्स टू क्या मिल गया भाई, तो U प्लस AT। ये जो इतना सा है ये बॉक्स में, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। जो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करनी थी ये मैथमेटिकल था और ये ग्राफिकल था, चूंकि आपसे क्वेश्चन में ग्राफिकल नहीं पूछा गया था, बट आपके नॉलेज के लिए इसको भी मैंने ये डिस्कस कर लिया ताकि ये कंपेयर जब जब होते रहते हैं याद रहता है भाई। एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में अगर आप बने हुए तो हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट ये है कि आप बिना आपके किसी एफर्ट के, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़े आपको, और आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाए, आसानी से आप सब कुछ कर पाए भाई। चलिए बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे यहां पे कह रहे हैं एक लड़का 18 किलोमीटर पर घंटे की एक समान गति से 20 मिनट दौड़ता है। अगले 40 मिनट तक उसे किस गति से दौड़ना चाहिए
ताकि उसका औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक बात समझते हैं, यहां पर जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंगली एक लड़का 18 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चल रहा है। मतलब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उसका पहला वेग जो है v1 कह ले तो वो है 18 किलोमीटर पर आवर। 20 मिनट तक गति किया, तो 20 मिनट तक गति किया मतलब जो टाइम पहला लिया है वो कितना लिया भाई, उसने लिया 20 मिनट। अब ध्यान से देखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में यहां पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है। अगले 40 मिनट तक उसे किस रेट से दौड़ना चाहिए, मतलब एक हमको दे दिया गया T2 40 मिनट का, और हमसे कहा गया कि उसे किस गति से दौड़ना चाहिए ताकि औसत गति, तो देखिए मुझे V2 की वैल्यू पता करनी है ताकि जो V एवरेज आए, औसत जो गति आए वो कितना आ जाए भाई, वो आ जाए 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है, जब कभी हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसके जरिए हम एवरेज वेलोसिटी निकाल पाते हैं। तो अगर यहां पर मैं इनके थोड़े कन्वर्जन्स देख लूं तो या तो इस मिनट को, ठीक है ना, यहां पर मिनट को जो है आवर्स में चेंज कर लेते हैं या फिर सबको सेकंड्स में ले आते हैं। दो पॉसिबल वेज हैं जिसके जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इकाई सेम करना सबसे पहली प्रामाणिकता होती है भाई। तो चलिए इस टाइम को सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या, इसको आर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो दो यही चेंज कर लें। तो 20 को अगर मैं चेंज करना चाहता हूं आवर्स में तो क्या करूंगा भाई, 20/60, तो 20 दिया 6, तो ये हो गया भाई 1/3, ये क्या, तो ये आर। सिमिलरली अगर 40 मिनट्स को चेंज करता हूं तो ये हो जाएगा 40/60। यहां से अगर मैं करूं तो ये कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा, मतलब 2/3 आवर्स। अब हो गया भाई हमारा क्या, हमें मिल गया इन जगहों से दोनों T1 और T2। मुझे पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है, एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो होता है भाई हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसके जरिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में अगर हम टोटल टाइम करते हैं तो हमें यहां पे निकालना पड़ेगा दोनों की जगहों से टोटल डिस्टेंस, अपॉन में रख दूंगा मैं क्या, टोटल टाइम। तो चलिए हम टोटल डिस्टेंस सबसे फर्स्ट निकालते हैं। तो मुझे यहां से अगर d1 निकालना है तो एक और फॉर्मूला लिखता हूं, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करूंगा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। यहां पे मैं अगर इन दोनों डेटा से निकालूं, जो हमारी ये फर्स्ट दोनों डेटा, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहां से मिल जाएगा d1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, तो लिखूंगा मैं v1 इंटू T1। v1 की वैल्यू कितनी है, 18 गिवन है। T1 की वैल्यू कितनी है भाई, तो 1/3, दैट इज d1 जो आया वो कितना आया, 6 किलोमीटर। नाउ यहां दोनों वैल्यूज से अगर मैं काम चलाऊं तो मैं मान लेता हूं कि जो v2 है वो x है, ठीक है। v2 क्या है भाई, x किलोमीटर पर आवर। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं निकालूं तो यहां से मैं d2 निकालता हूं तो क्या मिलेगा मुझे भाई, तो मुझे मिल जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करना था, v2 इंटू T2। नाउ v2 इज x and T2 is 2/3, that is 2x/3 किलोमीटर। अब चलिए अब हम जरा यहां पर रख दें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 24, रख दी, इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना, 6 प्लस 2x/3, 2x/3 प्लस 6 अपॉन में हमारे पास एक वैल्यू क्या भाई, तो टाइम की, टाइम कितना है, T1 प्लस T2, तो T1 1/3 और T2 2/3। T1 कितना है भाई, 1/3 प्लस 2/3। अब अगर मैं यहां से काम करूं तो 24 इज इक्वल्स टू, अगर यहां से एलसीएम ले ली जाए तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2x प्लस 18/3 होल अपॉन, देखिए भाई ये हमने क्या किया, 3 का एलसीएम ले लिया ऊपर, तो क्या बचा, 2x प्लस 18 अपॉन में 3, नीचे में ये 1/3 और 2/3 है, तो 3 तो एलसीएम ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस 2। अगेन मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो 24 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये 3 अपॉन में और ये 3 तो कैंसिल आउट, ये कितना हो गया भाई, तो ये हो गया मेरा 2x प्लस 18 अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 3। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये क्या दिख रहा है भाई, तो ये हो जाएगा 24 क्रॉस 3 और ये
2x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 24 क्रॉस 3 अगर करते हैं तो ये होता है 72। अब अगर मैं यहां से 2x निकालूं तो क्या लिखूंगा भाई, 72 माइनस 18, ठीक है। अब अगर 18 माइनस कर दूंगा तो ये कितने बार में 54, 72 में से 18 जाएगा 54, तो x इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा 54 अपॉन में 2, दैट मीन्स 27। यानी ये अगला जो वेलोसिटी रखेगा वो रखेगा 27 किलोमीटर प्रति घंटे की, ताकि टोटल जो आ जाए वो कितना आ जाए 24 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड आ जाए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक ट्रेन 2 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती है। अर्थात यहां पर गिवन है कि उसका जो प्रारंभिक वेग है ट्रेन का वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। यू से प्रदर्शित करते हैं इसको, ये क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर वो पकड़ लेती है भाई, तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। और कितनी देर में, तो 2 मिनट में। मतलब यहां पर जो गिवन है ये टाइम है। अच्छा, आगे बात करते हैं, इस अवधि में यह कितनी दूरी तय करती है। मान लीजिए कि ट्रैक सीधा है, अगर ट्रैक सीधा है तो इस ड्यूरेशन में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यहां से मुझे v पता है, u पता है और t पता है। ये तीनों चीजों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, और ये यहां पर जो गिवन है वो दिया हुआ है हमारे पास मिनट में। तो इस मिनट को अगर मैं चेंज कर लूं आवर्स में, तो आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करना होता है भाई, तो मुझे करना होता है सिंपली 2/60, मतलब 1/30 आवर्स, 1/30 आवर्स। इतने देर में ये पूछना चाह रहे हैं कि कितनी दूरी तय करती है। तो अगर मेरे पास टाइम गिवन है, ठीक है, तो मैं यहां से क्या कैलकुलेट कर सकता हूं भाई, मुझे चाहिए क्या, दूरी s। तो मैं यहां से एक तो सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूं क्या भाई, एक्सीलरेशन। अगर मेरे पास त्वरण मिल गया तो मैं इससे निकाल सकता हूं कि वो दूरी कितनी तय कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दूरी के लिए दो फॉर्म है, एक तो ये है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, या मैं निकालूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही जगहों से हमारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। चूंकि अब टाइम दिया ही है तो एक काम करते हैं ना, मैं एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करके ले आते हैं। चलिए यहां से मैं एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके ले आऊं, तो मुझे पता है भाई एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या यूं कहें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से v की वैल्यू है 40, u की वैल्यू है कितनी भाई 10, अपॉन में जो टाइम गिवन है वो गिवन है 1/30। अब ये कितना हो जाएगा भाई, तो यहां से 30 इंटू 30 से कितना हो गया 30। अगर ये 30 इंटू 30 कर दूं तो ये 900 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मिल गई मेरी एक्सीलरेशन 900 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो मुझे अब चाहिए s इक्वल्स टू ut। u की वैल्यू थी भाई 10, t की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 मिनट, मतलब 1/30 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 900। a की वैल्यू कितनी आई 900 इंटू टी स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है 1/30 का स्क्वायर। तो यहां से कितना मिल जाएगा भाई, ये 0 से कैंसिल, मतलब ये कितना हो गया 1/3 प्लस 1/2 इंटू ये 1/30 का मतलब कितना होगा 900। नंबर्स बड़े बड़े थे भाई, कैलकुलेशन बहुत आसान था इसका। ये कितना बचा, ये तो खत्म ही हो गया 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम ले लीजिए 6, तो 2 प्लस 3 5/6। s इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे 5/6। इसके लिए मैं अगर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा भाई 5/6 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करी इसने 5/6 किलोमीटर की। बहुत कम ड्यूरेशन था भाई, 2 मिनट मतलब बहुत ही कम ड्यूरेशन है, ठीक है। इसके दौरान इसने 5/6 किलोमीटर की दूरी जो है तय की हुई है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ये कह रहे हैं भाई कि एक ट्रेन आराम से चलना शुरू करती है, आराम से मतलब भाई विराम से चलना शुरू करती है, प्रारंभिक वेग 0 है, ओके, और 5 सेकेंड के लिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से समान रूप से गति करती है, ठीक है। मतलब टाइम भी गिवन हो गया और एक्सेलरेशन भी आ गया।
तो 5 सेकेंड में ट्रेन की वेग की गणना कीजिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी मांग रहे हैं। देखिए आराम से चलने का मतलब ही था यहां पर क्या कि इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो गिवन है 0 मीटर, इनिशियल आराम से चल रही ना 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो गिवन है वो है 5 सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, अब क्या करना भाई, तो मुझे इसी 5 सेकेंड में निकालना है वेग। क्या लगाऊं, तो साफ सुथरा दिख रहा है इसमें कि मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के प्रथम नियम से। अब गति के प्रथम नियम से समझ में आता है v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी। v की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू यहां पर 0 है, a की वैल्यू 5 और टाइम भी 5। खत्म बात। v इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, तो v इक्वल्स टू हो गया 25 मीटर। आंसर इजी है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एंड 13th क्वेश्चन कह रहा भाई हमारा, एक गोली 1042 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग के साथ राइफल से छोड़ती है। राइफल के बैरल के माध्यम से गति करते हुए 1.680 मीटर की दूरी तय करती है। गोली का त्वरण का निर्धारण करना है, मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, गोली छोड़ी गई है, ठीक है, तो छोड़ते के साथ ही मतलब इसको जो मिला वो मिला इनिशियल वेलोसिटी 1042 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब गोली जो है इसने डिस्टेंस जो तय किया है, जो दूरी तय किया है वो क्या है भाई, इसने 1.680 मीटर। तो इसका त्वरण निकालना है, ठीक है ना। इसके लिए इसमें से क्या निकालना है भाई, इसके लिए यहां पर निकालना हमको त्वरण, मतलब इसमें हमको एक्सीलरेशन की गणना करनी है। तो चलिए यहां पर अगर हम देखते हैं एक्सीलरेशन के लिए, तो एक छोटी सी बात अगर मैं करूं, यहां पर ये जो क्वेश्चन एक बार और देखें, तो ये गोली जो है 104 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग के साथ राइफल को छोड़ रही है, और ये जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ना, ये जो राइफल की जो नली है वही है भाई, ये राइफल की नली हो गई। तो ये जो u का मान होगा, जो ये u लिखा हुआ है, अल्टीमेटली क्या होगा, ये v हो गया, क्योंकि गोली जब चलना शुरू करेगी राइफल में तो वो 0 मीटर प्रति सेकंड से चलना प्रारंभ हुई होगी। उसने अटेंड किया होगा कितना, 1042 मीटर पर सेकेंड, जिसके लिए उसने दूरी जो तय की है, मतलब बैरल की जो दूरी है वो ये रही। ये प्रारंभिक वेग किसका है भाई, बैरल को छोड़ते समय का वेग है, जब बैरल को वो छोड़ेगी। तो इनिशियली तो वो रेस्ट में रखी थी, अचानक से उसको झटका दिया, ये बैरल में चलते समय उसको मिला। तो मुझे निकालना है एक्सीलरेशन, तो ये कौन सा इक्वेशन लगा लूं भाई, तो गति के तृतीय समीकरण से। आइए गति के तृतीय समीकरण से, तो गति के तृतीय समीकरण से हमको समझ में आता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। मुझे a चाहिए था, मेरे पास v का मान जो दिया हुआ है वो गिवन है भैया कितना, 1042 का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a चाहिए, और s है 1.680। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं यहां से, तो 1042 इंटू 1042 अपॉन में 1.680 इज इक्वल्स इंटू 2, इसको भी ले ही लेता हूं मैं नीचे, इज इक्वल्स टू a। तो फाइनली ये जो मेरा a आ जाता है, ये a का मान आ जाता है 323144.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ये फाइनल मेरा एक्सीलरेशन है। ठीक है भाई, तो इसका भी आंसर हमने देख लिया। ठीक, चलिए तो बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं हमसे कि एक मोटरसाइकिल सवार A से B तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तो सबसे सिंपल जो तरीका है वो ऐसा है कि औसत चाल आपके पास जब दोनों इस तरीके से गिवन हो, कैसा, आपके पास एक औसत चाल गिवन है 1 किलोमीटर पर आवर और ये भी किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
मतलब डिस्टेंस और टाइम नहीं गिवन हो, कायदे से तो कैसा निकलता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पे टाइमिंग गिवन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक समान दूरी को चल के जा रहे हैं। जैसे ए से बी गया, जिस भी दूरी को चला करके ये गया है, ये जाते समय ये 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मैंने एक्स कह दिया, और वापस आने का जो है यह 20 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से आ रहा है, ये है वाई। ये दो अलग अलग मान लेते, जाना अलग और आना अलग। तो ऐसे संबंध में हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो कहता है भाई 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है भाई, जाने और आने समय लिया गया जो इनका वेग है, जो चाल है, वो रखिए 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब कितना भाई 30, इंटू वाई मतलब कितना 20 अपॉन 30 प्लस 20। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये मैं ऐसे ही छोड़ता हूं, 30 इंटू 20 अपॉन 30 20 50 में कर दे रहा हूं। क्यों कर दिया ऐसा, ताकि वो कैंसिल ही होना है ना। तो चलिए आइए काम कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 6 पंजे 30, तो ये कितना हो गया भाई, तो 6 दूनी 18 और 18 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, ठीक। किलोमीटर पर आवर में था तो ये भी चलेगा किलोमीटर पर आवर, सिंपल है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फॉर्म जो निकल के आया, ये जो पूरा फॉर्म निकल के आया है, इसके लिए अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो एक लॉन्ग आंसर टाइप बन जाएगा। खैर मैं आपको जरूर सिखा देता हूं कि ये आया कैसे। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक जाने और आने के लिए डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो है d। तो औसत चाल जो होता है वो कहता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। अब अगर मैं यहां से लिखना शुरू करूं तो आप देखिए कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी कैसे निकलेगी। तो भाई मुझे एक चीज पता है, दूरी बराबर, सॉरी पूरा ही लिख दूं मैं, चाल बराबर मुझे पता है दूरी बटा में समय। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करके ले आता हूं सिर्फ दूरी को, तो मुझे मिलता है चाल गुणे समय। क्या मिलता है, चाल गुणे समय। अब चाल गुणे समय अगर मैं करता हूं यहां से, तो देखिए यहां पर चाल गिवन है, ठीक, चाल कितना है भाई, तो चाल यहां पर गिवन है कितना 30, ठीक है, इनटू मान लीजिए समय यहां से यहां तक जाने में लगा हुआ है t1, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं दूसरे के लिए निकालूं तो ये कितना हो जाएगा भाई 20 इंटू कितना, तो t2 समय, अपॉन में क्या लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा t1 प्लस t2, ठीक है। इसके जरिए हम कैलकुलेट करके ले आ देते हैं भाई, क्या इसके जरिए हम कैलकुलेट करके फॉर्म ले आते हैं एंड ये आंसर हमको मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15th क्वेश्चन कह रहे भाई कि किसी साइकिल सवार की गति को वेग समय ग्राफ में दर्शाया गया है। यह हमारा एक वेग समय ग्राफ है, इसमें दर्शाया गया किसी साइकिल सवार के गति को। इस गति का त्वरण, वेग तथा 15 सेकंड में साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझिए, यह वेग है और अगर मैं डिस्कस करूं तो इसका जो वेग है वो एक समान है। कैसा वेग है भाई, एक समान। अगर ये एक समान वेग कह रहा हूं, उससे कैसे पता चला, तो देखिए ना 5 सेकेंड पे आप अगर देखते हैं तो ये 20 मीटर पर सेकेंड, 10 पे भी 20 मीटर पर सेकेंड, 15 पे भी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहां पे कहीं पर भी वेग में परिवर्तन देखना चाहूं तो मुझे नहीं मिल रहा, ये कांस्टेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, ये कैसी है, कांस्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं वेग कैसा, एक समान। तो अगर एक समान वेग है तो इसका जो त्वरण होगा वो तो होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब v भी 20 है, u भी 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, शून्य। त्वरण कितना हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। तो वेग निकल गया, मतलब एक समान है, एक समान है, अर्थात अगर मैं यहां पर वेग की वैल्यू की बात करूं तो ये है 20 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है मीटर पर सेकेंड में, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। एंड अगले में कह रहे 15 सेकेंड में साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी। 15 सेकेंड में, ये रही वो 15 सेकेंड, यहां पर निकालना साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी कैसे निकलेगी भाई, तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो दूरी बताएगा, ठीक है। वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल निकलेगा, वेग समय ग्राफ का 15 सेकेंड में क्षेत्रफल,
अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालता हूं तो आपको यहां पे दिख पा रहा होगा कि ये क्षेत्रफल कैसा निकलेगा भाई। तो ये तो पूरा एक आयताकार क्षेत्र है, इसकी पूरी की मैं बात करूं, ये पूरा क्या बनेगा भाई, एक आयताकार क्षेत्र है। तो यहां पे किसका क्षेत्रफल निकालूंगा, अल्टीमेटली आयत का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, तो ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 0 से ये कितना हो गया 15, और इसमें क्या है 20, ठीक है। तो 15 दूनी 300। अगर मैं पूरे यूनिट के साथ लिख लूं थोड़ा सा तो और आसान सा समझ में आएगा, 15 सेकंड इंटू वेग की अगर मैं बात करता हूं तो वेग कितना दिख रहा है भाई, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब सेकंड से तो सेकंड कट गया, 15 दूनी 300 मीटर। इससे वो भी आपको समझ में आ गया कि ये जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उससे दूरी ही निकल रहा है। तो ये तय की गई 15 सेकंड में जो दूरी होगी वो कितनी होगी भाई, 300 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, ये भी आसान सा था। बढ़ते हम जरा अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16वें प्रश्न में कह रहे हैं कि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। चालक ने ब्रेक लगाया और कार को समान रूप से पीछे कर दिया। मतलब चालक ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन पीछे की तरफ होने लगेगा, मतलब रिटार्डेशन होने लगेगा, रुकने लगेगी। कार 5 सेकेंड में रुक जाती है। ज्ञात करना है कार का त्वरण और ब्रेक लगाने के बाद उसमें रुकने से पहले की दूरी। तो देखिए, सबसे फर्स्ट तो ये समझ में आता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, यानी ये u की वैल्यू है। और ये गिवन केस में भाई ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको जब मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं भाई, 36 गुणे 5/18। 5/18 क्या भाई तरीका है हमको इसको चेंज करने का। कैसे, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए तो किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और ये 60 गुणे 60 ये हो जाएगा सेकंड। जब हम इसको कैंसिल करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इसको आप कैंसिल कीजिए तो ये दोनों ही 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से और ये 3, तो 5/6 18। तो मैं वही 5/18 को सीधे सीधे क्या कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्या मिल जाएगा भाई, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 18 से 2 बार में 36 कैंसिल हुआ, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की उसकी प्रारंभिक वेग है। ब्रेक लगाने के बाद उसने रोका है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर प्रति सेकंड ही होगी। रुक गई ना। टाइम कितना लिया भाई, तो टाइम लिया उसने 5 सेकंड। अब हमसे यहां पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे डिस्कस किया जा रहा है कि ज्ञात करके लाइए कार का त्वरण। ठीक है, तो त्वरण कैसे निकलेगा भाई, v है, u है और t है। तो फर्स्ट इक्वेशन से, प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण कहता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां पे क्या मिलेगा भाई, मुझे अगर a इक्वल्स टू निकालूं, चाहे तो वैल्यू रख लीजिए, ये 0 इज इक्वल्स टू u की जगह पे रख देता हूं मैं 10 प्लस a इंटू टी की वैल्यू कितनी है भाई 5 सेकेंड, a इंटू टी। अब इस 10 को इधर भेजिए, ठीक है, तो माइनस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू a इंटू 5। अगर मैं यहां से a निकालूं, a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10/5, मतलब ये 5 दूनी 10, यानी a इक्वल्स टू कैसा आ गया, -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का इसमें हो रहा है क्या, त्वरण। जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है त्वरण, त्वरण कितना हो गया, -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड जो पूछा जा रहा है यहां पे भाई, सेकेंड जो क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने के बाद उसके रुकने से पहले की दूरी। मतलब ऐसा कि इन सभी ड्यूरेशंस में जो टाइम दिया है इस समय पर, वो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो दूरी क्या होता है भाई, दूरी तय करने के लिए तो हमारे पास सेकेंड लगा लेता हूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी है भाई, s की वैल्यू मुझे चाहिए, s मुझे क्या करना है, कैलकुलेट। तो s इज इक्वल्स टू u की वैल्यू जो गिवन है 10 इंटू टाइम की वैल्यू हमारे पास 5 सेकेंड इंटू 5 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ a कितना है, -2 इंटू टाइम का स्क्वायर अगर करना है तो यानी 5 का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं भाई, वहां से भी आसानी से निकल जाएगा। इसको अगर मैं करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, लेकिन एक माइनस साइन जो था वो छोड़ जाएगा,
तो 50 में से इसको माइनस कर दे रहा हूं, कितना भाई, 5 5 25, ठीक है ना। तो s इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 25 मीटर। मतलब उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई भाई, 25 मीटर। ब्रेक लगाने के बाद वो 25 मीटर की दूरी तय करने के बाद व्हीकल रुक जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में कह रहे हैं, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? यदि हां तो ऐसी स्थितियों के दो उदाहरण दीजिए। देखिए भाई, विस्थापन शून्य होने का क्या मतलब है? अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम हो गया तो विस्थापन शून्य हो गया। क्योंकि विस्थापन क्या होता है भाई, जो फाइनल पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है उनके बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं हम क्या, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों ही सेम हो गया तो विस्थापन शून्य है। ऐसी दो स्थितियां, तो दो स्थितियों की अगर हम बात करते हैं भाई, तो एक तो ऐसा हो सकता है कि कोई वृत्तीय गति करता हुआ पिंड हो तो बार बार जाएगा और वहीं के वहीं अपना विस्थापन शून्य कर लेगा। अगर बात करें तो पेंडुलम जो ऐसा चलता भाई, यहां से गया, विस्थापन हुआ, फिर वापस यहीं आ गया। ठीक है, तो ये दो चीजें, मतलब एक चीज कि यदि कोई पिंड गति करता हुआ अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाए तो उस स्थिति में विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, और वृत्तीय गति करता हुआ पिंड हो या पेंडुलम की गति हो, ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको समझ में आ, हम बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ग्राफीय विधि से सिद्ध कीजिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहां पर ये एक ग्राफ गिवन है, जहां पर आप देखेंगे तो ये 0 सेकेंड पे, ये 0 है बिल्कुल, इस जगह पे समय भी 0 है और वेग भी 0 है। लेकिन अगर यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर जो दिख रहा है कि भाई 0 वेग ना होते हुए यहां पे एक प्रारंभिक वेग है u, प्रारंभिक वेग u, और t सेकेंड के पश्चात वही प्रारंभिक वेग बदल के कितना हो गया, तो वही प्रारंभिक वेग बदल के v हो चुका है। तो इस संबंध में मुझे निकालना है यहां से s की वैल्यू। ठीक है, विस्थापन। तो एक चीज समझेंगे, अगर हम वेग समय ग्राफ का अगर हम निकालते हैं भाई क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल हमको हमेशा ही जो वैल्यू देता है वो देता है भाई यहां पर विस्थापन, या उसको कहिए दूरी। तो यहां पर मुझे निकालना है अगर विस्थापन, तो मेरे पास जो एरिया कवर हो रहा है उस एरिया को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये पूरी एरिया कवर हो रही है। ये जो है, ये कंप्लीट एरिया जो है ये कवर हो रहा है। एक तो ये हमारा पूरा एरिया, और एक और डायग्राम, मतलब इसको दो पार्ट में हमको पूरा एरिया कवर करके निकालना पड़ेगा। एक पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन जो दिख रहा है वो इसके ऊपर दिख रहा है। जो दूसरा पोर्शन है इसके बिल्कुल ऊपर है भाई। ये दोनों एरियाओं का, इन दोनों क्षेत्रफलों का अगर मैं योग कर लूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, यहां पर वेग। ठीक है, अगर सॉरी वेग नहीं भाई, यहां पर मुझे मिल जाएगा विस्थापन। तो ये जो है ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है, इसका कितना होता है भाई, इसका अगर मैं निकालूंगा अगर क्षेत्रफल तो ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट प्लस, इसके लिए क्या निकालेंगे भाई, तो इसके लिए होता है हमारा क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। सिंपल, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, हमारा विस्थापन मिल जाएगा। ठीक है, या फिर एक और टर्म होती है अगर हम करें ट्रेपेजियम समझ के, तो भाई वहां पे क्या हो जाता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों साइड्स जो हैं इन दोनों का योग कर दीजिए इनटू ऊंचाई। दो फॉर्मूले हैं जिसके जरिए इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो चलिए हम पहले मेथड से, पहले तरीके से हम यहां पे काम करते हैं और हम निकालते हैं। तो हमें यहां पर चाहिए विस्थापन। विस्थापन का मतलब है मुझे निकालना है क्षेत्रफल किसका भाई, तो मुझे निकालना है क्षेत्रफल त्रिभुज। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, कौन, ABE, ये दिख रहा है ABE प्लस हमारे पास एक आयत है, कौन सी, AEDO या AEDO। इन दोनों का अगर मैं निकालना चाहूं क्षेत्रफल तो चलिए हम निकालते हैं हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है भाई, तो बेस है AE, बेस कितना है ये, A से E तक,
तो बेस हो गया भाई AE इंटू हाइट कितना है तो BE, ये BE क्या हो गया हाइट हो गया, प्लस ये नीचे वाले आयत में आइए, ये नीचे वाले आयत की हम बात करें तो यहां पर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई की जब हम बात करते हैं तो लंबाई कितना होगा AE इंटू जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी भाई DE। अब एक बात समझते हैं, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये टाइम है। अगर ये t है तो ये वाली भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी वैल्यू t होगी। ठीक इसी प्रकार ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक के लिए क्या है भाई u, तो ये बची हुई जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी v माइनस यू। क्यों, क्योंकि ये पूरी यहां से ऊपर से नीचे तक अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास v, इस टोटल में से ये नीचे वाले को माइनस कर दूंगा तो सिर्फ BE की वैल्यू निकल जाएगी। अब चलिए इन सबको रखते हैं हम यहां पर, तो क्या मिला हाफ ऑफ AE का मतलब क्या है t इंटू BE, अगर मैं यहां से निकालता हूं कि उसको BE, तो BE क्या है भाई v माइनस यू, BE है हमारे पास v माइनस यू प्लस A इंटू डी। AE का मतलब क्या है भाई, तो AE मतलब अगेन वही t है और DE का मतलब जो है वो क्या है भाई u। अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखूं इस प्रकार से, ये सेकेंड वाली जो टर्म दिख रही है उसको पहले अगर लिखता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां से मिलती है, यहां से मुझे मिलता है भाई क्या ut, ये क्या है u इंटू टी मतलब ut प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ v माइनस यू इंटू टी, यही है ना v माइनस यू इंटू टी। अब मुझे पता है कि भाई जो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है इसमें कहीं पर भी आप देखिए ध्यान से तो फाइनल वेलोसिटी v नहीं है, तो मैं लिखता हूं प्रथम समीकरण से क्या होता है भाई v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। ले आइए इस v को रिप्लेस कर दीजिए, तो इस v को जब रिप्लेस करेंगे तो ut प्लस हाफ ऑफ माइनस ऑफ u इंटू टी, ये सब सेम, बस यहां पर इस v की जगह पर रख दीजिए क्या u प्लस AT। अब आप देख पा रहे होंगे ये प्लस का u और ये माइनस के u कैंसिल आउट हो गया, फाइनली क्या बना ut प्लस हाफ ऑफ ये AT और एक बाहर t वेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा AT का स्क्वायर, मतलब मुझे मिल गया S इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ AT स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करके ले आना था भाई, तो ये हमारा प्रूफ होकर के आ गया। ठीक है, आसान है ये भी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने अपने क्वेश्चंस देख लिए, हमारे पूरे जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में गिवन थे वो क्वेश्चंस हमने यहां तक खत्म कर लिए। ठीक है, आई होप इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने ऐसे ही लिखे थे एंड सही आंसर्स आपके भी आए हुए थे। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।